मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज हम बीकॉम सेकेंडरी के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड अदर डिबेट्स, हास एवं अन्य छूटें। देखिए, ये जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे की आय से संबंधित है। लेकिन चूंकि वो चैप्टर बड़ा हो जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को यहाँ अलग से समझाया गया है। व्यापार में जो भी स्थायी संपत्तियां उपयोग करते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, प्लांट हो या अन्य कोई अधिकार या संपत्तियां हो, जिनका आप निरंतर उपयोग करें, और व्यवसाय में निरंतर उपयोग करने से उनके मूल्य में जो गिरावट होती है, स्थायी संपत्ति में जो गिरावट होती है, उस गिरावट को या उस संपत्ति के मूल्य में कमी को हम मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्यह्रास एक प्रकार का व्यय है, हम इसे हानि नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक प्रकार का व्यय है। क्योंकि जैसे आप संपत्ति को व्यवसाय में उपयोग करेंगे, और संपत्ति को व्यवसाय में उपयोग करने के कारण यदि उसके मूल्य में कमी होती है, तो वह कमी मूल्यह्रास है। मूल्यह्रास के लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं। जैसे पहला आता है, करदाता संपत्ति का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी होना चाहिए। करदाता संपत्ति का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी होना चाहिए। मतलब यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति मूल्यह्रास से छूट लेना चाहता है, वह उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए। यानी कुल मिला के संपत्ति व्यवसाय की होनी चाहिए। या तो व्यवसाय के नाम से हो, और एकाकी व्यापार है तो व्यापार के नाम से भी हो सकती है। किराए पर लिए गए भवन का निर्माण, यदि आपने कुछ जमीन पट्टे पर लेकर उस पर किसी संपत्ति का निर्माण किया है, और उस पर संपत्ति का निर्माण करने के कारण यदि उसके मूल्य में संपत्ति निर्माण किया है, तो उसके मालिक आप माने जाएंगे। और लीज प्रॉपर्टी से संबंधित संपत्ति पर मूल्यह्रास की छूट मिल सकती है। क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का क्रय, यदि आप कोई संपत्ति लोन लेकर किस्तों पे आप क्रय करते हैं, और किस्तों पे क्रय करने के कारण आप उसके स्वामी होंगे, और उस पर जो मूल्यह्रास की छूट होगी वह देय होगी। जैसे जैसे हम यूँ समझ सकते हैं कि आपने 50 मोटर कार खरीदी क्रय क्रय पद्धति पर किस्तों पर, और आपने एक ट्रैवल एजेंसी का काम प्रारंभ किया। यह जो 50 मोटर कार हैं, ये किस्तों पर है, और उसका स्वामी मुख्य रूप से तो बैंक ही रहेगा। लेकिन क्रय क्रय पद्धति की स्थिति में आप चूंकि व्यवसाय कर रहे हैं, उन संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसके मूल्यह्रास की जो छूट होगी वो आपको देय हो जाएगी। करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए करता हो। यह भी आवश्यक है कि करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार और पेशे के लिए करे। निजी उपयोग में ली गई संपत्ति पर मूल्यह्रास की छूट नहीं मिलती है। उसी संपत्ति पर मूल्यह्रास की छूट मिलेगी जो व्यवसाय में उपयोग में ली जाए। निजी उपयोग का अर्थ होता है कि जैसे आप अपने निजी व्यापार, निजी घर में यदि कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, कोई मोटर कार खरीदते हैं, तो उससे मूल्यह्रास नहीं मिलता है। मूल्यह्रास के लिए यह आवश्यक है कि उस संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय में हो। कई बार ऐसा पाया जाता है कि आपने संपत्ति क्रय कर ली, लेकिन संपत्ति क्रय करने के बाद आप पूरे वर्ष उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाए। यदि आप उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपने संपत्ति खरीदी, पूरा वर्ष निकल गया, और आपने अगर उस संपत्ति का उपयोग नहीं किया है, तो उस वर्ष मूल्यह्रास आप लगाएं, और मूल्यह्रास के बराबर आप मूल्यह्रास की छूट नहीं लेंगे, बल्कि मूल्यह्रास के बराबर जो धनराशि होगी वह आपका एक प्रकार का लॉस रहेगा, हानि रहेगी। तो यह आवश्यक है। गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जब भी आप कोई संपत्ति व्यवसाय उपयोग के लिए खरीदें, चाहे मोटर कार हो, मशीन हो, या आपने कोई बिल्डिंग बनाई हो, फर्नीचर हो,
तो उसका व्यवसाय के लिए उपयोग होना आवश्यक है। अब उपयोग में दो स्थितियां हैं। यदि आप 180 दिन से कम उपयोग करेंगे संपत्ति तो आधा मूल्यह्रास दिया जाएगा। 180 दिन से अधिक संपत्ति का उपयोग करेंगे तो पूरा मूल्यह्रास की छूट आप ले सकते हैं। यहाँ छूट का मतलब है कि उस मूल्यह्रास को आप लाभ हानि खाते में डेबिट कर सकते हैं। यदि किसी वर्ष संपत्ति का आप पूरे वर्ष उपयोग नहीं कर पाए हैं तो उस साल आपको मूल्यह्रास की छूट देय नहीं होगी, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। संपत्तियां जिन पर मूल्यह्रास की छूट दी जाती हैं उसमें दो हमारे पास वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण है मूर्त संपत्तियां, यानी कि टेंजिबल असेट्स। मूर्त संपत्ति में आता है भवन, बिल्डिंग, दूसरा मशीन, तीसरा प्लांट और चौथा फर्नीचर आता है। दूसरा वर्गीकरण है अमूर्त संपत्तियां। इसमें ज्ञान, नाउ हाउ, दूसरा पेटेंट, तीसरा कॉपीराइट, चौथा ट्रेडमार्क, पांचवा लाइसेंस और छठा विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स को सम्मिलित किया जाता है। विनियोग, ख्याति, पशुधन आदि के संबंध में मूल्यह्रास की छूट नहीं दी जाती है, क्योंकि विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में विनियोग किया है तो ऐसे विनियोग का जो मार्केट प्राइस होता है उस मार्केट प्राइस से उसकी तुलना की जाती है और मार्केट प्राइस से तुलना करके उसकी वैल्यू तय की जाती है। इसमें मूल्यह्रास नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन है। यह रेपुटेशन प्रोडक्ट की हो सकती है, यह रेपुटेशन किसी भी रूप में हो सकती है, जगह की, वस्तु की, आपकी अच्छे काम की, अच्छी नीति की, नीतियों की, अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की हो सकती है। तो इस पे भी मूल्यह्रास की गणना संभव नहीं है और पशुधन पे भी मूल्यह्रास की गणना संभव नहीं होती है। भवन के अंतर्गत केवल ढांचे की लागत को सम्मिलित किया जाता है, भूमि पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर हम लैंड बिल्डिंग की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए बिल्डिंग पे लगेगा, जमीन जो लैंड है उस पे कभी डेप्रिसिएशन की गणना नहीं हो सकती है। भवन शब्द के अंतर्गत सड़कें, ब्रिज, भूमिगत नाली, कुआं, ट्यूबवेल भी सम्मिलित होता है। प्लांट शब्द में जहाज, गाड़ियां, पुस्तकें, वैज्ञानिक यंत्र एवं चिकित्सा संबंधी उपकरण सम्मिलित हैं, परंतु प्लांट शब्द में जो प्लांट एंड मशीनरी शब्द है उसमें चाय की झाड़ियां, पशुधन, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स आदि सम्मिलित नहीं होंगे। जब भी हम मूल्यह्रास की बात करते हैं तो मूल्यह्रास हमेशा संपत्ति के वास्तविक मूल्य पर लगाया जाता है। वास्तविक मूल्य मतलब होता है कॉस्ट। सबसे पहले आप संपत्ति की कॉस्ट लीजिए, कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाइए और कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो शेष धनराशि बचेगी वह शेष धनराशि कहलाएगी अपलिखित मूल्य और फिर उस पर नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन आपने 1 लाख रुपए में खरीदी और यदि उस पर 15% डेप्रिसिएशन लगता है तो 1 लाख का 15% 15,000, उसका शेष मूल्य कितना बचा? 85,000। तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो उस 85,000 पर लगाया जाएगा। हम यहाँ अगर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के संबंध में हमारे पास कुछ रेट्स हैं और उन रेट्स के बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे भवन, मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले भवन, मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले भवन, मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले भवन जो होते हैं मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकान, परंतु जिसमें होटल, छात्रावास सम्मिलित नहीं है, 5% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। दूसरा, मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकानों को छोड़कर अन्य मकान जिसमें
दुकान, गोदाम, किराया, फैक्ट्री, छात्रावास और होटल आदि सम्मिलित है, पर 10% मूल्यह्रास की गणना की जाती है। पूर्णतया अस्थायी मकान यानी लकड़ी के मकान जो कि जम्मू कश्मीर में या किसी पहाड़ी क्षेत्र में हो सकते हैं, उन पर 40% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। व्यवसाय, होटल, सभी प्रकार के व्यवसाय, होटल या कोई सेवा संस्थान हो, जहाँ कोई सेवा प्रदान करने संस्थाएं हों जहाँ फर्नीचर का उपयोग किया जाता है, सभी प्रकार के फर्नीचर्स, बिजली फिटिंग सहित जो फर्नीचर है उस पर 10% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। प्लांट एवं मशीनरी, प्लांट और मशीनरी में जो सामान्य दर है वो 15% मानी गई है। कोई भी ऐसी मशीन है, प्लांट, जिस पर डेप्रिसिएशन के लिए यदि अलग से रेट नहीं है तो उस पर 15% सामान्य दर से मूल्यह्रास की गणना की जाएगी। कारें किराए पर चलाने के व्यवसाय में काम आने वाली कारों को छोड़कर अन्य सभी पर 15% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। पर 15% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। गैर पेशेवर करदाता के लिए कार्यालय में काम आने वाली पुस्तकें आदि पर 15% डेप्रिसिएशन है। समुद्री जहाज एवं अन्य अंतर्देशीय पानी में चलने वाले जहाज, वेसल्स, जिसमें स्पीड बोट भी सम्मिलित है, पर 20% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। किराए पर तीसरा समूह आता है। किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग की गई मोटर कार, मोटर लॉरी एवं मोटर टैक्सी, रबड़ एवं प्लास्टिक के सामान बनाने वाले कारखानों में प्रयुक्त सांचे, अर्ध सुचालक उद्योगों में प्रयुक्त प्लांट और मशीनरी आदि सभी पर 30% मूल्यह्रास की गणना की जाती है। चौथा समूह आता है एरोप्लेन्स, एरो इंजन, जीवन रक्षक उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेशे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें, परंतु वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकों को छोड़कर गैस सिलेंडर, वॉल एवं रेगुलेटर सहित गिलास बनाने वाली संस्थाओं में गिलास पिघलाने के लिए प्रयुक्त भट्टियां, आटा मिल्स में प्रयुक्त रोलर्स, लोहा एवं इस्पात उद्योग रोलिंग मिल्स, शुगर बनाने में प्रयुक्त रोलर्स, शक्ति बचाने वाले संयंत्र, शक्ति को पुनः संचरण वाले संयंत्र, वायु प्रदूषण वाली मशीनें, जल प्रदूषण नियंत्रण वाली मशीनें, सॉलिड वेस्ट यानी कि मल नियंत्रण की मशीनें, कृत्रिम सिल्क निर्माण करने वाली मशीनें, स्टूडियो के बल्ब्स, माचिस बनाने वाली कारखाने में प्रयुक्त लकड़ी के फ्रेम और वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकें, इन सभी पर 40% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। अमूर्त संपत्तियां, 31 मार्च 1998 से पहले इन सभी संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं था। इन सभी संपत्तियों को राइट ऑफ किया जाता था, अपलिखित किया जाता था। लेकिन 31 मार्च 1998 के बाद प्राप्त की गई संपत्तियां, जिसमें जानकारी हो सकती है या ज्ञान हो सकता है, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, विशेषाधिकार एवं इसी प्रकार के अन्य व्यापारिक अधिकार, जैसे स्कंद विनिमय सदस्यता कार्ड, राज्य सरकार द्वारा टोल वसूली हेतु दिया गया लाइसेंस आदि पर 25% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। मैं ये अमूर्त संपत्तियों को वापस इंग्लिश में बता देता हूँ। 25% depreciation charged on intangible assets, and some intangible assets are include like technical know-how, knowledge, patent, copyright, license, trademark, special rights. अगला इसमें है स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप कार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट टोल कलेक्शन एक्सेट्रा। इन सभी पर 25% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है ये जितनी मैंने आपको रेट्स बताई गई हैं, इन सभी रेट्स का मैं एक आपको
टेबल प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में। इस टेबल को पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।